तो देखो, कंपनी को लेकर ब्रिटेन में विवाद। पहले इसको समझ लो कि कंपनी को लेकर ब्रिटेन में ही क्यों विवाद हो गया। आपको पता है कि सबसे पहले एक जो औद्योगिक क्रांति आई वो इंग्लैंड में आई, और इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं। वो कब आई? 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति आई। सोलह सौ अठासी में आ गई। जब 1688 में आ गई तो वहाँ पे छोटी छोटी कुटीर उद्योग लगना प्रारंभ हुए। कैसे? किसी भी उद्योग को लगाने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो चाहिए, उद्योग आपका कब फूलेगा, कब आपका ज़्यादा चलेगा। एक तो आपको चाहिए सस्ता माल, सस्ता श्रम, कि आपको जो मजदूरी है, मजदूर सस्ते श्रम पे मिल जाए। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज़ों का उपनिवेश केवल भारत तो था नहीं, और भी देश थे। अफ्रीका महाद्वीप भी पूरा अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। उसके बाद सस्ता श्रम चाहिए, उसके बाद पूंजी भी चाहिए, पूंजी चाहिए किसी भी बिजनेस को, और उसके बाद आपको बाजार भी चाहिए। आप प्रोडक्ट बना लोगे लेकिन किस मार्केट में जाके बेचोगे। उसके बाद आपको कच्चा माल भी चाहिए, और आप उसे कम दाम पर भी बेचेंगे हल्के से। तो देखो, सस्ता श्रम इनको अफ्रीका महाद्वीप से मिल रहा था, कच्चा माल इन्हें भारत से मिल रहा था, और यूएसए से भी मिल रहा था, क्योंकि यूएसए में उसी समय खदानों की जानकारी हुई, यानी खदानें मिली। और पूंजी इनको भारत से और उपनिवेश हैं उनसे भी प्राप्त हो रही थी पूंजी। जब पूंजी हो रही तो ऐसे करके यहाँ पर गौरवपूर्ण क्रांति आई। जब गौरवपूर्ण क्रांति आई तो वहाँ के लोगों के मन में भी एक लालच था कि ये बताओ EIC में क्या है ऐसा जो यही पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ब्रिटेन के जो लोग हैं तो उन्होंने ब्रिटेन संसद पर एक दबाव बनाया। ठीक, तो देखो, व्यापार करने हेतु ब्रिटेन संसद पर दबाव बनाया। जब दबाव बनाया तो संसद दबाव में आ गई। जब संसद दबाव में आ गई तो क्या किया, 1694 में विधेयक लाया गया। अब विधेयक कहाँ आएगा? ब्रिटेन संसद में भी आएगा। जब 1694 विधेयक लाया गया, यही विधेयक 1698 में एक्ट बन गया। एक्ट का मतलब होता है कानून। एक्ट बन गया। आपको पता है भारत में भी संसद में विधेयक के नाम से रखा जाता है, और जब वो विधेयक, अधिनियम या जिसे एक्ट या कानून बोलते हैं, वो कब बन जाता है? जब राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग जाती है, साइन हो जाती है। तो 1698 में एक्ट बन गया। जब एक्ट बन गया तो इन्होंने एक कंपनी बनाई, उसको बोलते हैं एक्ट के माध्यम से जनरल सोसाइटी नामक एक नई कंपनी बन गई। नई कंपनी बनी। उसी समय ब्रिटेन का जो राजा था, आपको पता है जब ये फोर्ट विलियम किला बना था, तो विलियम ही क्यों बना था? क्यों किले का नाम विलियम ही क्यों रखा गया था? विलियम इस वजह से रखा गया था किले का नाम, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन का राजा था तो वो विलियम तृतीय था।
चार्ल्स विलियम तृतीय था। ठीक, तो अब ब्रिटेन के जो राजा है विलियम तृतीय, इसके मन में भी लालच आया, तो क्या हुआ, विलियम तृतीय ने कहा हमें भी भाई व्यापार करना चाहिए, हमें भी व्यापार करना चाहिए। तो इसने क्या किया, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट का गठन कर दिया। और ये कब कर दिया, ये किया 1698 में। ठीक, यानी राजा भी पीछे नहीं हटा। और इसने क्या किया फिर, विलियम नोरोस दूत औरंगजेब के दरबार में भेजा। यानी राजा ने अपने दूत को, नौरोज को, औरंगजेब के दरबार में भेजा कि हमें भी अनुमति दो, EIC को आपने दी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी है, हमें भी अनुमति दो। अब औरंगजेब कन्फ्यूजन में कि एक ही देश से दो कंपनियां आ रही हैं। उधर एक जो पहले से चली आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 वाली, एक ये कंपनी, तो इन तीनों कंपनियों को लेकर, तीनों को लेके, इसको, इसको और इन तीनों को लेके क्या हो जाएगा, विवाद उत्पन्न हुआ कि भैया कौन सी कंपनी को अनुमति दें। तो विवाद उत्पन्न हो गया, तो इस विवाद का निपटारा तो करना ही है। तो क्या किया, 22 जुलाई 1702 को ब्रिटेन संसद में चार्टर एक्ट आया। यानी 22 जुलाई 1702 को ब्रिटेन संसद में एक चार्टर एक्ट लाया गया पास करने के लिए। तो हुआ क्या, एक सांसद गोडोल्फिन, एक सांसद थे गोडोल्फिन पर्ल के फैसले पर इनने अपना फैसला दिया कि भैया ये तीनों कंपनियों में आपस में विवाद उत्पन्न है, किसी भी देश में जाएंगी वहाँ के राजा को भी एक दूसरे के प्रति भड़काएंगे, इससे तो ब्रिटेन की जो स्थिति है दूसरे देश में कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इन्होंने एक फैसला दिया, क्यों ना इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एक नई कंपनी बना दी जाए, यानी नाम चेंज कर दिया है। फिर इन तीनों आपसे पूछ ले, तीनों कंपनियों का विलय किस फैसले के आधार पर हुआ, तो इसके फैसले के आधार पर तीनों का विलय हो गया तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट नाम ईस्ट इंडीज नाम रखा। सुनहरा फरमान क्या था, तो देखो 1632 में गोलकुंडा 1632 में किसके अंडर आता था, बहमनी साम्राज्य के अंडर में। तो 1632 में गोलकुंडा
का एक शासक होता था और उस शासक का नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसने क्या किया, 500 रुपये 500 पैगोड़ा वार्षिक में गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों पर आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसने क्या किया, 500 पैगोड़ा वार्षिक लेता था और गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों पर आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया। कहा आप बिना आयात निर्यात कर दिए आप गोलकुंडा राज्य के जितने बंदरगाह हैं उस पर आप व्यापार कर सकते हो। किसको ये अनुमति दी, EIC को। ठीक, इसी को भाई एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि गोलकुंडा के सभी बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र कितने में मिल गए, 500 पैगोड़ा में। और इसके लिए तो वो उनको तमाम आयात निर्यात कर देना पड़ता था। तो इसको हम बोलते हैं कि EIC का सुनहरा फरमान। इसके बाद पढ़ेंगे कि दस्तक क्या है या शाही फरमान क्या है। शाही फरमान या दस्तक, और ये शाही फरमान या दस्तक क्या है पहले इसको समझ लो। तो देखो, मुगल मंत्री टक्कारल खां, एक मुगल मंत्री हुआ करता था इनका टक्कारल खां। इसने घोषणा की कि जो भी यूरोपीय कंपनियां व्यापार के उद्देश्य हेतु या अनुमति हेतु मुगल बादशाह से मिलना चाहती हैं तो उनको मिलने दिया जाएगा। ठीक, तो टक्कारल खां ने क्या की, घोषणा की कि यूरोपीय कंपनियां मुगल बादशाह और उस समय मुगल बादशाह से मिल सकती हैं, अंग्रेज़ों का 4 सदस्यीय दल मुगल बादशाह, उस समय था बादशाह फर्रुखसियर से जाकर मिलता है। ठीक, अंग्रेज़ों का 4 सदस्यीय दल मुगल बादशाह फर्रुखसियर, उस समय बादशाह था फर्रुखसियर, से मिलता है। अब जी फर्रुखसियर से मिलता है तो पहले तो ये समझ लो कि इस 4 दल में कौन कौन सदस्य थे ये पूछ लेता है। पहले थे सर, और ये दल कब मिला है, ये 1615 में जाकर मिला है। ठीक, सॉरी, ये दल मिला है आपका 1715 में जाकर। तो आपके जो अध्यक्ष थे सर जॉन सरमन, ये थे आपके अध्यक्ष। ठीक, एक व्यक्ति था सेहूर्द या ख्वाजा, इसका पूरा नाम है ख्वाजा सेहूर्द। ये आर्मेनिया का नागरिक था। आपसे पूछ ले आर्मेनिया का नागरिक कौन आया था, सेहूर्द था। ठीक, इसके बाद एक इतिहासकार था एल्फिंस्टन, उसके बाद एक था हैमिल्टन, ये था चिकित्सक।
अब समझो कि जब 4 सदस्यीय दल मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलता है 1615 में, और ये 4 सदस्य हैं उस दल के, तो ये जो फर्रुखसियर था असाध रोग से कैसा था, पीड़ित था। यानी एक इसको असाध रोग, एक फोड़ा निकल आया था, तो उससे पीड़ित था। जब ये पीड़ित था, फर्रुखसियर पीड़ित था, तो ये कौन है, ये एक चिकित्सक है। इस फर्रुखसियर की इस रोग कर ठीक कर दिया। किसने ठीक किया भाई? भाई डॉक्टर ही ठीक करेगा, तो ठीक कर दिया, यानी रोग ठीक कर दिया। अब जब रोग ठीक कर दिया, देखो ये रोग से पीड़ित है, हैमिल्टन उसको ठीक कर रहा है, तो बदले में ये भी तो कुछ देगा। तो बदले में फर्रुखसियर ने इसको दस्तक, या एक जिसको ही बोलते हैं शाही फरमान, दे दिया या सुनाया या घोषणा की। कब? 1770 में। आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों को दस्तक कब प्राप्त हुआ? 1717 ईस्वी में। किसने दिया? फर्रुखसियर ने दिया। जो दल गया था, कब गया था? 1715 में गया था। उसके अध्यक्ष सर जॉन सरमन थे। ठीक, अब इस दस्तक या शाही फरमान के बिंदु क्या क्या थे, इसको आप देखना। तो पहला ही था कि ये बंगाल, हैदराबाद और अहमदाबाद बाद में 3000 वार्षिक करके 3000 वार्षिक के बदले सभी चुंगी कर समाप्त। ठीक, एक तो ये था कि आप 3000 रुपये वार्षिक हमको दे दो और सभी चुंगी कर वगैरह समाप्त कर देंगे। उसके बाद 10,000 वार्षिक के बदले सूरत में आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए। यानी 10,000 रुपये वार्षिक इसके दो, तो आपको सूरत में जो बंदरगाहों पे आयात निर्यात कर लगता है वो भी समाप्त कर देंगे। इसके बाद देखो, कलकत्ता के पास 38 गांव खरीदने की अनुमति दी। आपसे पूछ ले कितने गांव खरीदने की अनुमति दी? 38 गांव खरीद सकते हो आप कलकत्ता के पास में। खरीदने का मतलब है जमींदारी। ठीक, इसके बाद अंग्रेजों को मुगल टकसाल में, टकसाल बोलते हैं जिसमें पैसा छपता है, तो अंग्रेजों को मुगल टकसाल में अपनी मुद्रा बनाने की अनुमति दी। आप समझो, देखो एक धीरे धीरे अंग्रेज स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं कि अंग्रेज मुगल टकसाल में अब पैसा बनाएंगे। तो ये अयोग्यता को अब दर्शाने लगा। एक औरंगजेब था जो मार के फुल्टा द्वीप तक छोड़ के आया, और ये हैं, ये अपने घर में बुला रहे हैं कि आप मेरे ही उससे टकसाल से पैसा छाप सकते हो। हालांकि पैसा छापना उस समय कुछ वो नहीं था, क्योंकि पत्र में दस्तक है, या इसको शाही फरमान बोलते हैं। तो इस पे एक इतिहासकार हैं ओम महोदय ने
दस्तक को EIC का या अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब है महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा। ठीक, कि आपने ये EIC को एक मैग्ना कार्टा मिल गया, यानी महाअधिकार पत्र मिल चुका है। ठीक, तो आज EIC के बारे में पढ़ा, और तो EIC आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद कल पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।